Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about the third chapter of NCERT Class 8, Agriculture. Agriculture एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ये हमने इससे पहले पढ़ा था क्योंकि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें प्राइमरी एक्टिविटी में ये कवर होता है। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 1/3 पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके लिए हमें फेवरेबल टोपोग्राफी की ज़रूरत होती है। क्लाइमेट, सॉइल्स, दीज आर दी वाइटल फैक्टर्स। नॉर्दर्न प्लेन वाली जो रीजन है जहाँ पर एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उस वाली रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी इंडिया के केस में देखने को मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अरेबल लैंड की, तो यहाँ से आप एक आइडिया पा सकते हैं कि किस तरीके से जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्रीकल्चर को कई डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हम किसे कहते हैं? सिल्क वॉर्म की जो कल्टीवेशन होती है उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। पीसी कल्चर मतलब फिश की कल्टीवेशन की जाती है, उसे पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। वीटीकल्चर इज़ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, वीटीकल्चर के नाम से फेमस है। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो ग्रोइंग की जाती है उसे कॉमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्वॉल्विंग प्लाउइंग, सॉविंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये जो सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर है इसको फॉलो किया जाता है। वी ऑल नो क्रॉप्स, वुल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्शन, कुछ भी ये जो सारी ही प्रोडक्शन होती है ये सारी ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसिस्टेंट फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वन बाय वन अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए सबसिस्टेंट फार्मिंग की जाती है, ट्रेडिशनल वे में की जाती है। जैसे कि कोई भी फार्मर हमारे इंडिया में अपनी फैमिली के लिए जो भी ग्रो करता है, जो भी कल्टीवेशन करता है ट्रेडिशनल वे में, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा और हाउस और लेबर के द्वारा, तो उसे ही हम सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंक्लूड करेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस और एक हो गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। नाउ इंटेंसिव सबसिस्टेंस का यही मतलब है कि द फार्मर ऑफ कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग दी सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर के इस्तेमाल करके सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली, जिसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस कहा जाता है। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? इंक्लूडिंग वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस में बेसिकली ग्रो किया जाता है अपनी खुद की स्मॉल प्लॉट यानी कि स्मॉल एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, दो तरीके की एग्रीकल्चर देखने को मिलती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले जो ट्राइबल कम्युनिटी है वही जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे करते हैं। इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। एक प्लॉट यानी कि पीस ऑफ लैंड को सबसे पहले तो सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के बाद उस जगह को या उस एग्रीकल्चरल लैंड को क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद जला दिया जाता है या बर्न कर दिया जाता है। इसी वजह से इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में आपको ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी आपको देखने को मिलेगी। अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की कुछ नाम अलग अलग जगहों पर यूज़ की जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका एंड मलेशिया में लदांग के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जानते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज़ बेसिकली practiced in semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move one place to place with their animals and टेरेन फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है।
और वो अपनी जो एनिमल्स हैं उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोमैडिक हर्डिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है अभी के टाइम पर। यूएसए में ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्री है, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में आपको कॉमर्शियल फार्मिंग देखने को मिलेगी। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फार्म्स आपको देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर के लिए, उस जगह पर कॉमर्शियल यूज़ के लिए, बेसिकली मार्केट यूज़ के लिए कॉमर्शियल जो फार्मिंग है वो की जाती है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब है टी, कॉफ़ी, ये जो सारी रबर, ये जो सारी प्लांटेशन क्रॉप्स है इनको उगाया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मशीन्स, यहाँ पर मशीनरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। सीवियर विंटर्स में रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, ओनली ए सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। एक सिंगल क्रॉप को भी कभी कभी उगाया जाता है। मिक्स फार्मिंग का क्या मतलब हो गया? यानी कि जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ साथ जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है, इसे हम मिक्स फार्मिंग कहते हैं। मिक्स फार्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं ये याद रखना है। तो लाइव स्टॉक, रियरिंग लाइव स्टॉक का मतलब हो गया जो एनिमल्स हैं उनके साथ साथ जो पशुचारण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो पशुचारण के साथ साथ जो क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो किया जाता है एट द सेम टाइम, उसे ही हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इसके बाद हम प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांटेशन फार्मिंग कुछ भी नहीं है, जो जैसे कि मैंने कहा आपको, रबर, बनाना, कॉटन, ये जो सारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू नट्स, इनको जब कल्टीवेट किया जाता है किसी भी रीजन में उसे ही हम प्लांटेशन फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये भी कॉमर्शियल फार्मिंग के अंडर ही आता है। एंड कॉमर्शियल फार्मिंग की एरियाज़ की, अगर हम मिक्स फार्मिंग की अगर एरियाज़ की बात करें तो दीज आर दी सम एरियाज़ जहाँ पर मिक्स फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया गया है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब इसके बाद कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राइस, अलग से हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि राइस कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हॉट क्लाइमेट एंड रेनफॉल हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। जिस रीजन में उसी जगह हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं, यानी कि इसके लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल ज़रूरी होती है। एलुवियल क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है। तो चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर राइस कल्टीवेशन की जाती है। वीट की काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन आपको पंजाब हरियाणा रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इसके लिए टेम्परेचर मॉडरेट होनी चाहिए, रेनफॉल भी होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ब्राइट सनशाइन, जब हार्वेस्ट का टाइम आए तब ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। रेनफॉल मॉडरेट चाहिए होती है। वीट कहाँ कहाँ पर आपको ग्रो होती हुई दिखाई देगी? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इसके बाद मिलेट्स की बात करें तो जो कोर्स ग्रेन है उन्हें हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो सारी क्रॉप्स हैं इन्हें हम मिलेट्स के नाम से जानते हैं। सैंडी सॉइल में भी आपको मिलेट्स ग्रो होता हुआ नज़र आएगा, जैसे कि राजस्थान या गुजरात वाला जो रीजन है वो, वहाँ पर हमें सैंडी सॉइल देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल तो सॉइल नहीं होती, लेकिन फिर भी मिलेट्स को उगाया जाता है। लो रेनफॉल काफ़ी होती है, ज़्यादा रेनफॉल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है मिलेट्स को उगाने के लिए। मेज़ की बात करें तो मेज़, यानी कि जिसको हम आम भाषा में भुट्टा के नाम से जानते हैं, तो मेज़ कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? इसके लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एंड सनशाइन की भी ज़रूरत होती है। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको में हमें मेज़ कल्टीवेशन देखने को मिलती है। कॉटन की बात करें तो कॉटन के लिए इंडिया फेमस है। वी ऑल नो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात वाला जो रीजन है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये काफ़ी फेमस है। ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है स्पेसिफिकली चाइना और यूएसए में भी, और साथ ही साथ इजिप्ट, ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन की। जूट एक कैश क्रॉप के तौर पर हम देखते हैं इसे।
इंडिया में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आता है जूट कल्टीवेशन में। गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। यहाँ पर दिया गया है गोल्डन फाइबर। एंड जो क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बांग्लादेश एज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कॉफ़ी यानी कि प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स में काफ़ी आपको कॉफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। टी एक बहुत ही फेमस बेवरेज है और वर्ल्ड वाइड इसकी काफ़ी डिमांड है। असम में आपको कल्टीवेशन टी की देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग नीलगिरी हिल्स एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल की नॉर्थर्न पार्ट में भी आपको टी कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। इसके लिए हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर एंड कूल क्लाइमेट चाहिए होती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था इंडिया में। मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज़ दी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना, ये भी एक एम है। फार्म्स, इंडिया की फार्म्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर एक केस स्टडी के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फार्म इन दी यूएसए की जो फार्म होती है वो बहुत ही आपको लार्ज फार्मिंग्स देखने को मिलेगी। लार्ज फार्म का मतलब क्या हो गया? 250 हेक्टर्स एंड फार्मर्स जनरली रिसाइड इन दी फार्म ओनली। यूएसए में जो भी फार्म्स होती है मिड वेस्ट यूएसए, वहाँ पर आपको 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड देखने को मिलेगी, जहाँ पर ज़्यादातर मशीनरी के ऊपर बेस्ड होती है कल्टीवेशन। एंड जो मेजर्स है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और क्रॉप्स को डैमेज से बचाने के लिए पेस्ट कंट्रोल किया जाता है और सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में टू चेक द वेदर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट और नॉट। एंड साइंटिफिक कुछ प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है फर्टिलाइज़र प्रोग्राम के द्वारा। अब यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स या जेट्स का यूज़ करके पेस्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है। तो लार्ज फार्म साइज़ में आपको इस तरीके की कल्टीवेशन देखने को मिलती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स के हेल्प से अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है। सो वी आर डन विद द सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।